का होता है। लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जरा गौर करो, यहां सबसे छोटी संख्या जो आई है वो इस पहचान की घोतक है कि 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए जो 8, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभक्त होती है। अभी गौर करना, मैंने 2 गोले इसलिए बनाए क्योंकि अगर हम यहां सबसे बड़ी संख्या कर दें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभक्त होती हो तो भी सवाल लासा का ही रहेगा, क्योंकि संख्या के पीछे लगा हुआ संयोजक तय करता है कि सवाल प्राय लासा का होगा अथवा मासा का, और इधर से लगा है इसका मतलब ये 100% लासा का है। फिर शब्दों की पहचान का क्या होगा, तो आपको बताते चलो, यहां जो सबसे बड़ी संख्या आई है वो इस सवाल की पहचान नहीं है, वो उत्तर की पहचान है कि उसको उत्तर कैसा चाहिए कि 4 अंकों का होना चाहिए। तो 4 अंकों की बहुत सी संख्याएं बनती हैं, उन 4 अंकों की बहुत सी संख्याओं में भी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, इसलिए ये 4 अंक सबसे बड़ी संख्या इस सवाल की पहचान नहीं है, वो 4 अंकों की पहचान है। और यहीं पर अगर मैं सबसे छोटी कर देता हूं तब भी ये छोटी लिखा होना लासा इस सवाल की पहचान नहीं है, वो 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या चाहिए उसको। अथवा सवाल में स्पेसिफिक पहचान जो होती है वो संख्या के पीछे लगे हुए संयोजक होता है। ये सवाल बेहद कीमती होता है। हमने शुरू में बताया था कि आपको शब्दों की पहचान सवाल को हिला सकती है, किंतु संख्या के पीछे लगे हुए संयोजक स्पष्ट कर देते हैं कि सवाल लासा का है या मासा का है, और इस सवाल में से लगा होना बताता है कि सवाल लासा का है। और लासा का है तो फिर हम इस सवाल पर गौर करेंगे, उसको 4 अंकों की चाहिए। चूंकि सवाल लासा का है तो हम 8, 10, 12, 15 का लासा देखेंगे तो इनका लासा हो जाएगा 120। जब हम 120 देखेंगे तो इन अंकों में लासा में देखें 1, 2, 3 अंक आ गए, और उसको चाहिए 4 अंकों की, वो भी सबसे छोटी। तो मैं जरा ऐसे ही सामान्य दिमाग लगाऊं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अगर वो यहां सबसे बड़ी मांगता तो इधर में लिखता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती 9999। उसको सबसे छोटी संख्या चाहिए तो इधर से उत्तर निकालेंगे, और वो यही सवाल हमने अभी लिखा था कि सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, तो हमने इधर 999 लिख रखा। चूंकि सवाल लासा का है तो लासा निकालना जरूरी था, लेकिन लासा मेरा 3 अंकों का था, वो मांग रहा है 4 अंकों की बड़ी सी संख्या बताओ और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। लासा दी गई संख्याओं से पूरा कटता है, और वे संख्याएं जो लासा से कटेंगी निश्चित है कि इन संख्याओं से भी कटेगा। दोबारा सुन लें, लासा दी गई संख्याओं से पूरा कटता है। अब वे संख्याएं जो लासा से कटेंगी वो ऑटोमेटिक इन संख्याओं से भी कटेंगी, इसलिए हम लोग लासा की सहायता से जब वो 4 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की कुछ भी मांगता है तो उनकी छोटी और बड़ी संख्या लिख लेते सवाल के मुताबिक, और उस दी गई संख्या में हम लोग लासा का भाग लगा देते। 12 अट्ठे 960 बार जाता है, 960 कटने वाला है, और चूंकि ये संख्या 3 अंकों की है और इन 3 अंकों की संख्या को 4 अंकों की बनाने के लिए पुनः एक बार लासा जोड़ देंगे, और जैसे ही लासा जुड़ेगा तो ये 4 अंकों का हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे पहली और छोटी संख्या, इसलिए यही मेरा उत्तर हो जाएगा। जब मैं इसी सवाल को बड़ी संख्या के लिए देखता हूं तो लासा का बड़ी संख्या में भाग लगाना पड़ेगा, तो लासा का ऐसे भाग लगाएंगे तो इसका सवाल ही वही है, 12 अट्ठे 96 8 बार जाएगा तो 960 बचेगा। 12 अट्ठे 96 960 बचेगा, और 960 बचेगा तो इसको घटाने पर 39 बचेगा, 39 बचेगा। भाग के मुताबिक ये मुझे 9 उतारने पड़ेंगे और संख्या हो जाएगी 399, और मैं भाग को आगे बढ़ाऊंगा तो 12 तिया 36 360 बार जाएगा। पुनः हमने देखा कि इधर शेष बच रहा है 99, और किसी का शेष बताता है कि 999 में 39 शेष ये कटने वाला नहीं है। इसका मतलब 999 में 39 अगर कटने वाला नहीं है 120 से, तो जो कटने वाला नहीं है मतलब शेष को हटा देंगे तो हम पाएंगे कि ये संख्या बचती है 9960, ये कटने वाली है, और ये 4 अंकों की है। अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूंगा तो ये अंक 5 हो जाएंगे, इसलिए छोटी संख्या में भाग देने वाली संख्या आती है
उसमें एक बार लासा जोड़ते हैं ताकि 4 अंक बनाए जाए, लेकिन बड़ी संख्या पहली दफा ही 4 अंकों की आती है। अगर मैं एक और जोड़ देंगे तो 5 अंक हो जाएंगे, इसलिए इसमें अब और जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सवाल कीमती थे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं दोबारा से। वो मांगता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में दिए गए संख्याओं के लासा का भाग लगाएंगे, भाग को देने वाली संख्या 960 आएगी। चूंकि ये 3 अंकों की रह जाती है, इसलिए इसमें लासा को जोड़कर 4 अंक बनाएंगे। ये उत्तर देने का तरीका है। जब यही संख्या सबसे ऐसे पूछता है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो ये हो जाती, इसमें लासा का भाग लगाएंगे तो 39 शेष बचता। शेष का मतलब होता है ये नहीं कटने वाला, इसलिए ये हटा देंगे तो बचेगी 9960, ये 4 अंकों की रह जाती। इसमें अन्य एक बार लासा को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और जोड़ेंगे तो 5 अंक हो जाएंगे, इसलिए ये डायरेक्ट ही उत्तर बन जाता है 9960। ये मेरे 5वां तरीका था। इसके बाद अभी भी कीमती सवाल बाकी हैं। अभी हमने लासा के सभी भाषा वाले सवाल समाप्त कर लिए। अब हम मासा के कुछ एक भाषा जो शाब्दिक पहचान वाले सवाल हैं उनको समाप्त करेंगे, और ये लासा मासा का पूरा टॉपिक इससे इन्हीं सवालों के साथ समाप्त हो जाएगा। हमने बोर्ड पे लिख रखा है, साइड से देखेंगे तो मासा की हमने जो टेबल बनवाई थी उसी की अलग से, चूंकि मासा पढ़ना है तो अलग से पहचान लिख रखी। शॉर्ट में लिखा है मासा की पहचान को मालूम है, पिछले एपिसोड में बोला गया था कि जिन संख्याओं के पीछे को और मैं संयोजक लग जाता है, ये मासा की गारंटी देते हैं कि ये सवाल मासा के हैं। सामान्यतः हिंदी भाषा में बड़ी से बड़ी, अधिकतम, सबसे बड़ी या सबसे बड़ा आदि लगा होना मतलब महामीस बड़े की ओर संकेत करना मासा के सवालों का घोतक होता है। तो हम इस बोर्ड पे लिखे हुए सवालों को मान के चलते कि इस तरीके की भाषा से मासा के शाब्दिक पहचान वाले सवाल स्टार्ट होते हैं। लिखा है वह है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर मैं मासा की पहचान मुझे याद है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो शब्दों को पकड़ूं जो मासा की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ बड़ी से बड़ी लिखा होना मासा का घोतक होता है। उसी तरीके से संख्या के बाद में जो संयोजक आता है, संख्या के बाद में जो संयोजक आता है वो अगर को है और मैं है तो प्रायः ये सत्य हो जाता कि सवाल मासा का है। यहां उसको बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 20, 36 और 28 को पूरा काटती हो। ऑप्शन इस तरीके से रहते हैं 2, 4, 6, 7। अगर ऑप्शन बेस्ड लगाना है इसका मतलब सीधा सा है, हमें सॉल्यूशन का तरीका अगर नहीं भी आता तो हम इस ऐसे सवालों को, चूंकि ये मासा के जरूर है और मासा का अध्ययन मेरा ठीक नहीं है, तो हम ये ऑप्शन बेस्ड सवाल भी हैं। जैसे हम 2 का भाग लगा के देखेंगे क्या 20 में जाता है, हाँ, 36 में जाता है, हाँ, 28 में जाता है, हाँ, और उसको संख्या भी ऐसी चाहिए जिसका भाग इन सभी में जाता हो, तो इसका मतलब 2 का भाग जाता है। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे तो 4 का भाग लगा के देखेंगे तो 4 का भाग भी 20, 36 और 28 में पूर्णता जाता है। इसका मतलब है कि 4 भी इस सवाल के मुताबिक संख्या है जिसका पूरा भाग इन दी गई संख्याओं में जा रहा है। लेकिन 6 का लगाएंगे तो इसमें केवल 1 में जाता है, 7 का लगाएंगे तो इसमें जाता है। मतलब इस सवाल के मुताबिक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को पूरा काटती हो 6 और 7 नहीं है, लेकिन ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो इन तीनों संख्याओं को पूरा काटती है। लेकिन यहाँ सवाल की कंडीशन के मुताबिक बड़ी से बड़ी चाहिए, तो इन दी गई संख्याओं में 4 बड़ी है, 4 बड़ी है, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा 4 बड़ी। अब सवाल ये आता कि ऐसे सवालों को अगर ऑप्शन से ही लगा के काम किया जा सकता तो सीखने की क्या जरूरत है? तो सीखने की जरूरत यह है, यदि मैं 5वां ऑप्शन दे दूं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो प्लीज अगर मैं इसमें दे देता हूं कि इनमें से कोई नहीं, तो सवाल का सोचने का तरीका और ऑप्शन बेस्ड सवाल ये खत्म हो जाएगा। अब कैसे? जिस तरीके से 2 से कटा, 4 से कटा, तो 6 से और 7 से नहीं कटा। चूंकि मुझे सवाल की लगाने की पद्धति मालूम नहीं है, तो मैं ऐसे सवाल करूंगा कि 6 और 7 से सभी संख्याएं कटती नहीं, तो ये मेरे ऑप्शन नहीं हो सकते। लेकिन 2 से और 4 से कटती है, उसको चाहिए बड़ी से बड़ी, तो 2 और 4 में 4 बड़ी है, तो ये ऑप्शन हो सकता। लेकिन 5वां ऑप्शन अगर इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब है मेरा दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि अगर 2 से कट गई, 4 से कट गई,
6-7 से नहीं कटी, लेकिन हो सकता है 4 से भी कोई बड़ी संख्या हो जो इन सबको काटती हो। तो 5वां ऑप्शन आपको दिमाग में उलझन में डालेगा। यदि ये ऑप्शन नहीं है तो 4 मेरा ऑप्शन बेस्ड तरीके से ही उत्तर था। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं भी दिया है ऑप्शन में तो निश्चित हो जाता है कि फिर मैं केवल ऑप्शन से उत्तर की ओर नहीं पहुंच सकता। बाय द वे, मैं यहां पर 3 कर देता तो मेरा दिमाग जाता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 20, 36, 28 को पूर्णतः काटती हो, तीनों को काटने वाली, एक साथ काटने वाली, उसको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी। तो 7 से ये तीनों संख्याएं नहीं करती, ऑप्शन नहीं होगा। 6 से ये तीनों संख्याएं नहीं करती, ऑप्शन नहीं होगा। 3 से ये तीनों संख्याएं नहीं करती, ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन 2 से ये तीनों संख्याएं करती हैं तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा था बड़ी से बड़ी, और उसमें साथ में इनमें से कोई नहीं दे रखा। अगर आपको इस सवाल को लगाने का तरीका मालूम नहीं है और सवाल की भाषा के अनुसार केवल ऑप्शन के सहारे चल रहे तो आपको ये उचित नजर आएगा, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगी है बड़ी से बड़ी। क्या 2 से बड़ी भी कोई संख्या हो सकती है जो तीनों को काटे? तो हमें मालूम है हाँ, 4 वो आंसर है जो इन तीनों को काटेगा और 2 से बड़ा भी है। इसलिए ऑप्शन बेस्ड तरीके से अगर इनमें से कोई नहीं भी उत्तर ऑप्शन है तब आपको सवाल को विधिवत लगाना ही पड़ेगा। और अब आते हैं कि सवाल लगाया कैसे जाता। तो सिंपल सी बात है कि जहां बड़ी से बड़ी संख्या का प्रयोग हो जाए, बड़े से बड़े शब्द का प्रयोग हो जाए और संख्याओं के बाद संयोजक को आ जाए या मैं आ जाए, तो मैं जान जाता हूं कि ये सवाल मासा का है। अब लगाने की विधि कहती है कि सीधे सवाल का मासा निकाल दूं। तो दी गई संख्याओं में मैं उठाऊंगा 30, 36 और 28 है, और इनका मैं अगर मुझे मालूम है तो मैं डायरेक्ट लगा लूंगा, वरना मासा को लगाने का जो तरीका है फैक्टर विधि, हम गुणनखंडन विधि से मासा को निकालेंगे। मतलब फैक्टर विधि कहती है कि छोटी सी वह संख्या उठाइए जो तीनों को काटती है। तो छोटी सी वो संख्या 2 है, तो 2 इस तरीके से 18 और 14 काटेगी। फिर से यदि उस संख्या से फिर से तीनों संख्याएं कटती हैं तो काटना स्टार्ट कर देंगे, 5, 9 और 7। उसके बाद आप पाओगे कि ये अभाज्य संख्याओं का सेट आ गया, या मैं यूं कहूं कि अब कोई भी ऐसी संख्या या अंक नहीं है जो तीनों को एक साथ काट पाए, तो वहीं पर काटना बंद हो जाता है और इन आए हुए गुणांकों का गुणा ही मुझे मासा देता है। इस प्रकार से इन दी गई संख्याओं का मासा हो जाएगा 2 दूनी 4। और चूंकि ऑप्शन में नहीं था तो ऐसे सवाल में मुझे ऑप्शन लगाना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अब हम देखेंगे मासा का पहला सवाल इस तरीके से आता है। तो इसी प्रकार की भाषा में और मासा के कितने सवाल बन सकते उसका प्रारूप हम लोग बोर्ड पे लिखने वाले हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ ये मासा का दूसरा सवाल है। इसी भाषा वाले सवाल में हम जल्दी से सवाल देख लेते। लिखा है सबसे बड़ा मान। तो जैसे ही मैंने ये बात पकड़ी सबसे बड़ा, मुझे हल्का सा इशारा पता चल गया कि ये सवाल मासा का होगा। लेकिन संख्या दी गई संख्याओं के बीच में बाद में मैंने संयोजक को पाया, मतलब सब तय हो गया कि सवाल मासा का है। और अब सवाल देखेंगे वह सबसे बड़ा मान जो 22, 38, 30 को विभाजित करने पर सवाल लिखा प्रत्येक दशांश हर कंडीशन में 2 शेष बचाएं। ये सेम सवाल लासा में भी होता है कि वहां हो जाता है वह सबसे छोटा मान जो इतने से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचाए। ऐसे लासा में भी सवाल हो जाता और उसी पद्धति का ये सवाल मासा का है। मासा के सवाल में से प्रत्येक दशा में शेष बचाए जाने का तरीका क्या है, जल्दी से देख लेते। सबसे पहले दी गई संख्याओं को तरीके से हम लोग नोट करेंगे और जो प्रत्येक दशा में शेष है, मासा वाले सवाल में प्रत्येक दशा में जो शेष है उसको हम प्रत्येक संख्या से घटाएंगे। संख्या के घट जाने में पाएंगे ये 20 बचता है, जो 38 है वो 36 बचता है और जो 30 है वो 28 बच जाता है। और शेष घटाने के बाद बच रही जो संख्याएं आती हैं उनका उठा के हमको मासा निकालना पड़ता है और इनका मासा 4 है। चूंकि पूरे पूर्व में सवाल ऊपर लिखा है सेम वही सवाल उठाया संख्याओं का, इसलिए इनका मासा 4 है। अतः वह सबसे बड़ा मान 4 होगा जो 22, 38 और 30 को विभाजित करेगा तो हर कंडीशन में 2 शेष देगा। तो कंडीशन में हर कंडीशन में 2, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाने वाले मासा के सवालों में दी गई संख्याओं से शेष को घटाते हैं
और बनने वाली संख्याओं का मासा निकालते। ये तरीका था, वही मुझे उत्तर देता है। इसका तीसरे सवाल में लासा की तरीके से ही, ऊपर वाले सवाल में कोई शेष नहीं है, बीच वाले सवाल में प्रत्येक दशा में 2 शेष है और तीसरे वाले सवाल में क्रमशः शेष है। मतलब मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसका 21 में भाग लगाएं तो 1 शेष आए, 39 में भाग लगाएं तो 3 शेष आए और 30 में भाग लगाएं तो 2 शेष आए। मतलब पहले प्रत्येक दशा में समान शेष और फिर अगले में क्रमशः शेष मासा में प्रत्येक दशा में शेष और क्रमशः शेष को लगाने का तरीका एक है। लासा में इन दोनों सवालों को लगाने का तरीका बदल जाता। लासा के सवालों के लिए आपको पीछे वाला एपिसोड देखना पड़ेगा। इस सवाल में कैसे सवाल लगाते हैं तो तरीका वही है पहले जैसा कि दी गई संख्याओं को लिखेंगे और लिखे हुए संख्याओं में क्रमशः शेष को क्रमशः संख्या से घटाएंगे। मतलब मैं जान रहा हूं पहली संख्या से पहला शेष, दूसरी संख्या से दूसरा शेष, तीसरी संख्या से तीसरा शेष घटाएंगे। और ये तरीका सेम पुराना है। जब प्रत्येक दशा में 1 शेष था तो वही शेष तीनों से घट रहा था, यहाँ क्रमशः शेष है तो अलग अलग तीनों शेष से घट रहा है। और घटाने पर आप पाएंगे 20, इधर बचेगा 36 और इधर बचेगा 28। और आपको फिर से देखने में पता चल रहा होगा ये वही संख्या है जो मैंने पुराने वाले सवाल में उठाई थी, पहले वाले सवाल में उठाई थी। क्योंकि हम केवल मेथड सिखा रहे इसलिए संख्या का चुनाव बार बार बदल नहीं रहे, इसलिए 20, 36 और 28 का फिर से जो मासा होगा वो होगा मेरा 4। क्योंकि इस सवाल में भी एक तो संयोजक लगा है को मतलब मासा है और इधर लिखा है सबसे बड़ा मान मतलब मासा है। तो सवाल ये भी मासा का था, इसलिए क्रमशः शेष को घटाते हुए मासा निकाला और यही मेरा उत्तर है मासा। अब इसका एक अंतिम सवाल और बनता है ये बोर्ड पे। लासा के इस चौथे सवाल में शेष वाला ही सवाल, ये चौथा सवाल शेष वाला ही सवाल है किंतु थोड़ी भिन्नता है। सवाल में लिखा है वह सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा इशारा कर रहा है मासा, जिसका 64, 19, 94 और संख्या के पीछे संयोजक लगा है में। मतलब कंफर्म है कि ये सवाल मासा का ही है, लेकिन सवाल की पद्धति में थोड़ी सी ऊपर के दिए गए सवालों से भिन्नता है। लिखा है 64, 19, 94 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, पहला सवाल कराया था 2 शेष बचाए, शेष खुला है। फिर करा क्रमशः शेष बचाए, शेष खुला है। लेकिन इस सवाल में प्रत्येक दशा में समान शेष बचाए, उसने कितना शेष बचाना ये नहीं खोला, बस क्या रखा है कि समान शेष बचे। ये सवाल थोड़े दिए गए सवालों से हल्का भिन्न है। पहले सवाल में शेष खुलता था, इसमें कोई भी सवाल खोला नहीं गया, शेष खोला नहीं गया, किंतु बताया गया कि समान शेष बचना चाहिए। तो इस मासा का सवाल है, इसमें भी समान शेष, जहां समान शेष खोला नहीं जाता, सवाल कैसे लगाया जाता, तो तरीका थोड़ा गौर करना पड़ेगा। इसका तरीका है कि दी गई संख्याओं को आपस में क्रमशः घटाएंगे। पहले मैं इसको साफ तीनों संख्याएं को लिख लेता हूं। ये इस तरीके से है 94, 19 और 24। इसका पहला पैटर्न है कि इन दी गई संख्याओं को आपस में घटाएंगे। तो 64 से 19 घटेगा, तो कहीं भी इधर घटा के देखेंगे 64 से 19 जाएगा तो बचेगा मेरा 45। एक संख्या प्राप्त हुई। फिर इसी तरीके से इन दोनों का अंतर देखेंगे 19 और 94 का। यहां अंतर देखना है, मतलब इन दोनों का अंतर, तो बड़े से छोटा करते हुए हम इस तरीके से पाएंगे कि यहां बच रहा है मेरा कितना 75। घटाना जरा चेक कर लेना, इधर बचता है 75। और फिर इसी तरीके से थर्ड एंड फर्स्ट को आपस में घटाएंगे, तो वहां भी हमेशा बड़े से छोटा घटने पर आप पाएंगे कि इधर बचता है मेरा 30। और इस तरीके से सवाल लगाने का रूटीन फाइनली देख लीजिए। दी गई संख्याओं को क्रमशः घटाते हैं, पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर, तीसरे और पहले का अंतर, और अंतर से मिलने वाली संख्याओं का उठा के हम मासा निकाल देते हैं। 45, 75, 30 का जब आप मासा निकालोगे तो इसका मासा आएगा 15, और यही मेरा उत्तर हो जाता है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है। तो वह 15 संख्या है जिसका हम दी गई संख्या में भाग लगाएंगे तो प्रत्येक संख्या में समान शेष निकल के आएगा। जैसे 15 का 64 भाग लगाने पर 15 चौको 60, 4 शेष। 19 में भाग लगाने 15 एकम 15, 4 शेष।
15 छक्का 90, 4 शेष, तो समान शेष मिला 4 4 4, जो सवाल में नहीं खोला गया था। तो समान शेष वाले का तरीका फाइनली देखेंगे, सवाल को अल्टरनेट संख्या घटाएंगे, मिलने वाली संख्या का लासा निकालेंगे और अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। और ये मासा के सवालों के सारे सवालों का नमूना यही खत्म हो जाता। अब लासा और मासा के शाब्दिक सवालों का हम अनुप्रयोग देखेंगे। प्रयोग और अनुप्रयोग का मतलब है, प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल का मतलब है प्रयोग जहां पढ़ाई वाली भाषा प्रयोग होती है, जैसे वह संख्या पढ़ने वाली भाषा है। अब इम्प्लीमेंटेशन मतलब अनुप्रयोग में देखेंगे कि वास्तविक जिंदगी में जब मैथ का प्रयोग हो जाता है, जैसे किसी 3 बर्तनों में 60 लीटर दूध, 75 लीटर दूध और 90 लीटर दूध रखा है, वह सबसे बड़ा सा बड़ा मानक जो इनको बराबर बराबर नाप सके आदि, मतलब ऐसे सवाल जहां वास्तविक जिंदगी की घटनाओं का जिक्र होता है। तो अनुप्रयोग देखने के लिए हम लोग बोर्ड पे लिखने वाले हैं। शाब्दिक पहचान वाले सवालों को अभी हमने मासा और लासा का अध्ययन किया। दोनों सवालों में जो बोर्ड पे आप सवाल लिखने वाले हैं, वो सवाल आपको वास्तविक जिंदगी में आने वाले प्रयोग हैं, जहां पढ़ाई की भाषा का प्रयोग ना होकर वास्तविक जिंदगी में भाषा का जो प्रयोग होता है, ऐसे सवाल बनते हैं। और उनमें मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये सवाल लासा का है अथवा मासा का है। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल लिखा है, एक कमरे की विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। ये तीनों विमाएं दे दी। अब लिखा है बड़ा सा बड़ा पैमाना, ये लिखा है बड़ा सा बड़ा वह पैमाना। तो मुझे याद है कि बड़ा सा बड़ा ने इशारा कर दिया कि सवाल लासा या मासा की ओर जाएगा। तो बड़ा सा बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए कि जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सके। सवाल की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जहां मैंने देखा कि सवाल में बड़ा सा बड़ा आया, इशारा मिल गया कि सवाल मासा का है। इसका मतलब है मैं जल्दी से 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर लिखूंगा और इनका सीधा से उठा के मैं मासा निकाल दूंगा। और इनका मासा 2 आएगा, 2 मीटर। इसका मतलब है 2 मीटर का पैमाना होगा तो वो 18 को भी 9 बार नाप देगा, 2 मीटर का पैमाना 12 को भी 6 बार नाप देगा, 2 मीटर का पैमाना 10 को भी नाप देगा। अगर इस पैमाना से बड़ा करेंगे, जैसे 3 करेंगे तो 3 18 और 12 को नाप पाएगा लेकिन 10 को नहीं नाप पाएगा। 4 करेंगे तो वो 10 केवल 12 को नाप पाएगा, 9 को नहीं नाप पाएगा। मतलब इसका मासा 2 मीटर है, अतः वही सबसे बड़ा पैमाना है जो तीनों को नाप सकता है। 18 12 का आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ये मासा का ही सवाल है। मतलब मान के चलते हैं कि पता नहीं है, फिर भी हम पढ़ के देखेंगे किस प्रकार से डिसाइड करें कि सवाल मासा का है। एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। भाषा को यूं समझ लें, एक माली जो गुलाब है, गेंदा है और चमेली है, 3 प्रकार के हैं। तो पहले ढेर में 76 फूल हैं, दूसरे में 151 फूल हैं और तीसरे में 226 फूल हैं। 3 अलग अलग प्रकार के ढेर हैं। लिखा है वह इनसे मतलब तीनों ढेरियों से अधिकतम संख्या के बराबर बराबर। देखिए इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है अधिकतम, और जो समझदार हैं वो समझ चुके होंगे अधिकतम मतलब इशारा कर रहा है कि मासा की ओर। अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है। प्रत्येक प्रकार के फूलों में एक फूल शेष रह जाता है। ये शेष का मतलब अगर हम संख्याओं में देखते तो वो सवाल बन जाता है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बच जाता है। यहां भी लिखा है प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता, मतलब वही सेम हो गया कि प्रत्येक दशा में एक शेष बच जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करिए। प्रत्येक डेयरी में फूलों की संख्या ज्ञात करिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब इधर से भी फूल चुनना, दूसरी डेयरी से भी फूल चुनना, तीसरे भी, और जो एक डेयरी का गट्ठा बनेगा जिससे माला बनानी है उसमें कितने फूल होने चाहिए अधिकतम, कि जब मालाएं बनके तैयार हो जाएं तो प्रत्येक डेयरी में एक बचे, एक फूल बचे। तो मैं जान गया कि प्रत्येक दिशा में एक शेष बचने वाला सवाल है और अधिकतम बताता कि मासा का सवाल है। तो मासा में प्रत्येक दिशा में शेष का नमूना ऐसे चलता था कि दी गई तीनों संख्याओं को लिखा जाता था 76, 151 और 226, और प्रत्येक दिशा में एक फूल शेष है तो मुझे वो एक शेष प्रत्येक से घटाना होगा इस तरीके से। और घटने पर हम पाएंगे कि इधर बचता है 75, इधर बचता है 150 और इधर बचता है 225। और मुझे कंडीशन याद आ गई कि मासा में
शेष घट जाने के बाद बची हुई संख्याओं का ही मुझे निकालना होता है मासा। तो मुझे इधर दी गई संख्याओं का 75, 150 और 225 का मासा निकालना होगा। मुझे इसका मासा मालूम है कि 75 होता है, क्योंकि 75 कैसे, 75 से 75 कटेगा, 75 दूनी 150, 150 कटेगा, 75 तिया 225। इसका मतलब है कि इन तीनों का जो मासा आप निकाल के देखोगे तो 75 आएगा। इसका मतलब है एक ढेरी में फूलों की संख्या हो जाएगी मेरी 75। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद एक बेहद कीमती सवाल है, हम लोग जल्दी से उसको डिस्कस करेंगे, फिर एक सवाल लासा का भी प्रयोग देखेंगे और इसको समाप्त करेंगे। बोर्ड पे लिखे हुए सवाल को आप लोग थोड़ा सा गौर से देख लीजिए और दिमाग लगा के प्रयोग में दिमाग लगा के प्रयोग करिए कि ये सवाल लासा का या मासा किसका होना चाहिए। ये सवाल मुझे लगता है इस टॉपिक का बहुत अच्छा सवाल है, जहां केवल अध्ययनरत जो पहले पढ़ चुके हैं वो लोग या विशेष दिमाग लगाने वाले ही समझ सकते हैं कि सवाल किसका, लासा अथवा मासा का होना चाहिए। अगर मैं बात शब्दों की पहचान की करूं तो लिखा है 7.2 मीटर गुणे 12 मीटर। कभी कभार ऐसे लिख देता है कि 7.2 मीटर चौड़ा और 12 मीटर लंबा। बात एक ही है, फर्श पर ये लिखा है कम से कम। तो जब लोग कम से कम शब्द आते हैं तो प्राय दिमाग जाता है कि कम से कम, सीधा सा मतलब है कि सवाल लासा का होना चाहिए। फिर लिखा है कितनी, और जब कभी भी कितनी आ जाता मतलब काउंट, गिनती मांगता है, किसी भी चीज में कितनी काउंट मांगता है। वर्गाकार, ये विशेष दे दिया कि वर्गाकार मतलब जो टाइल लगेंगे उसका आकार वर्गाकार होना चाहिए। टाइलें लगेंगी, टाइलें लगेंगी। सवाल बिल्कुल स्पष्ट हो गया। संख्या मैंने देख ली, शब्दों को मैंने पहचान लिया, कंडीशन में जान गया कि एक फर्श है जो 7.2 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर लंबा है। उस फर्श पे टाइलें बिछाई जानी है। अब दिमाग लगाने वाली बात है, लिख रहा है कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी, मतलब टाइलें अगर सोच कर देखो तो कम से कम कितनी टाइलें लगाना है, इस बात में ही सारा दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर छोटी छोटी टाइलें लगाएंगे तो बहुत सी हो जाएंगी, और अगर कम से कम टाइलें लगानी है तो टाइलों का साइज कैसा कर दीजिए, बड़ा। इसका मतलब है ये सवाल में जो कम से कम भाषा आती है ये कंफ्यूज कर देती कि कहीं सवाल लासा का तो नहीं है। लेकिन जो गहराई से देखेंगे वो पता चला पाएंगे कि कम से कम इस सवाल की पहचान ना होकर टाइलों की गिनती की ओर इंगित कर रहा है कि कम से कम टाइलों की गिनती होना चाहिए। इसलिए इसमें छुपा तथ्य ये है कि कम से कम टाइलें तब लगेंगी जब टाइलों का साइज बड़ा होगा, और ये टाइलों का साइज बड़ा होगा मतलब ये सवाल मासा का है। इसलिए इसमें कम से कम लिखे होने पर भी मासा है। ये दिमाग में छुपा हुआ प्रारूप था, इसलिए दिमाग लगा के ही ये हल किया जा सकता था। इसलिए विशेष सवाल था, इसको जरूर देखेंगे। अब कुछ रह नहीं जाता जब बात समझ में आ जाती कि कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी, मतलब टाइलों की संख्या चाहिए कम तो टाइलों का साइज होना चाहिए बड़ा, और बड़ा मतलब मुझे मासा निकालना है। फिर दिए गए समस्या जल्दी से मैं मासा निकाल लूंगा। 7.2 मीटर और दूसरी संख्या है 12 मीटर। मैं देख लूं कि यहाँ भी कुछ गौर आने वाला है कि इधर भी दशमलव में एक संख्या है, और दशमलव की संख्या का लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लगाने का तरीका मैं जल्दी से कर रहा हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ, ये मीटर है, यदि मैं इसको मीटर की यूनिट सेंटीमीटर में कर देता हूँ तो 100 का गुणा होने पर ये 1200 सेंटीमीटर दिखाई देगा, और ये मुझे 720 सेंटीमीटर दिखाई देगा। बात केवल यूनिट से काम बन गया, यूनिट बदलने से आंकड़ा 720 और 1200 निकल के आ जाता है। अब मैं जल्दी से इन दोनों आंकड़ों का मासा निकाल लूंगा, और मासा निकालने का मतलब है मुझे दिख रहा है कि ये पहले तो 2 से काटेगा तो लंबा खींचेगा। मैं एक काम कर लेता हूँ, ये 10 से सीधा कट रहा है दोनों संख्याएं, तो 10 से काटने पर ये 72 रहेगा, ये 120 रहेगा। अब ये 8 से कटता है तो 8 से काट देंगे। चूंकि आपको सीखने वाले तरीके हैं तो शून्य से ही चलना, मैं जल्दी से लगा रहा हूँ इसलिए 8 निम 72 और ये कटेगा 8 एकम 8 15 8 120। फिर नीचे वाली संख्याओं को भी देखा तो ये 3 से कटने वाला है तो 3 तिरका 9 3 15। अब ये आगे कटने वाला नहीं है तो मेरा जो मासा हो जाएगा वो 8 तिया 24 और गुणे 10 से 240। और अब ये इकाई मैंने कर ली थी सेंटीमीटर में, इसका मतलब ये हो जाएगा सेंटीमीटर।
तो बात कुछ ऐसे निकल के आएगी, जो टाइल का साइज होगा वो 240 सेंटीमीटर का होगा, 240 सेंटीमीटर का होगा टाइल का साइज। और अगर मैं इसमें मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो यही मुझे 2.4 मीटर का दिखाई देगा। मतलब 2.4 मीटर की टाइल बड़ी वाली होनी चाहिए, तब जाके टाइलों की। अभी सवाल कह रहा है, ये तो टाइल का साइज बताया, मतलब टाइल की एक भुजा बताई, टाइल की एक भुजा बताई, मासा से टाइल की एक भुजा आती है, लेकिन वो सवाल मांग रहा कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल है। उसको टाइलों का साइज नहीं चाहिए, उसको टाइलों की लगने वाली संख्या चाहिए। तो फिर से मुझे एक स्टेप सवाल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो टाइल का साइज आया है वो फर्श के इस तरीके से, फर्श के इस तरीके में, फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्श का क्षेत्रफल है 1200, 720 गुणे 1200 सेंटीमीटर में है ऐसे, तो हम इसको भी सेंटीमीटर रखेंगे, मतलब 240 गुणे 240, ये भुजा गुणे भुजा, ये तो 240 केवल भुजा है, और क्षेत्रफल टाइल का क्षेत्रफल मतलब भुजा गुणे भुजा वर्गाकार है, और फर्श का क्षेत्रफल मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरीके से हम पहुंचेंगे और काटेंगे तो 24 या 72, 3 टाइल इधर से, और ये इसको काटेंगे तो 24 पंचे 120, इस तरीके से आएगा। मुझे लग रहा है सही काटा है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5 या 15 टाइल। अब ये जो 15 आई है वो टाइलों की संख्या आई है, और आप समझ लेना कि कम से कम कितनी टाइलों वाले सवाल में पहले मासा से टाइल की भुजा ज्ञात करेंगे, फिर फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाते हुए टाइलों की संख्या ज्ञात करेंगे। एक बार देख लेना, ये कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। आज फिनिश करते हैं, एक लासा का भी अंतिम सवाल उठा के हम लोग देख लेते हैं। चलिए लासा का बिल्कुल, लासा मासा का बिल्कुल अंतिम सवाल देखते हैं और यहीं इसको समाप्त करेंगे। अगर किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हम उसका उत्तर देंगे, या वीडियो में कोई तो किसी भी तरीके की समस्या आती है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हम आपका समाधान कर पाएँ। बोर्ड पर देखते देखा हुआ है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो, यहाँ कंडीशन देखिए, एक शब्द लिखा है पूर्ण वर्ग भी हो। मुझे लग रहा है कि अब आपको जरूरत नहीं है, फिर भी हम इस सवाल को बता देते हैं। यहाँ कंडीशन लगी है पूर्ण वर्ग भी हो, छोटी से छोटी होनी चाहिए, मतलब लासा है, पूर्ण वर्ग हो, ये नई कंडीशन है, और तथा 8, 10, 12, 15, 20 से संख्याओं के पीछे संयोजक 20 से लगा, मतलब गारंटी से लासा है, इससे कटने वाली होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो सवाल लगाने के तरीके हम जल्दी से आते, दी गई संख्याओं का मुझे केवल लासा निकालना है। तो 12, 15, 20 का जब हम लासा निकालेंगे तो मुझे इसका डायरेक्ट लासा मालूम है 120 है, फिर भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं 2, क्योंकि इसके लासा निकालने में ही वो बात छुपी है जो आपको इस सवाल के लिए ले जाएगी। तो चूंकि 2 जब से भाग लगाएंगे 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 15 नहीं कटता, 10 इस तरीके से आएगा। फिर से ये 2 चूंकि लासा निकालने कटने वाला है तो 2, 5, 3, 15 और 5 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटने वाला है तो 2, 5, 3, 15 और 5 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा 1, 5, 1, 5, 5। अभी 5 से कटेगा तो 1, 1, 1, 1, 1 इस तरीके से रहेगा। इसका अगर हम लासा चेक करें तो ये 5 या 15, 15 8 120, इसका लासा हो जाएगा 120। अगर ये पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन ना होती तो इस सवाल का आंसर वह छोटी से छोटी संख्या 120 ही होती जो इनसे पूर्णता कटती। लेकिन कह रहा कि छोटी तो होनी चाहिए लेकिन पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन को भी हम लोग फिलअप कर लेते। कैसे वो जरा देखेंगे। देखिए ये जो इनके गुणनखंड आए जिनसे लासा बना है, और किसी भी संख्याओं का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनके गुणनखंड भी वर्ग गुणांक में होने चाहिए, मतलब 2-2 के सेट में होनी चाहिए। ऐसे इधर केवल 1-2 का सेट है, ना इस 2 का दूसरा सेट है जो पूर्ण वर्ग बन जाए, ना इस 3 का सेट है जो पूर्ण वर्ग बन जाए, ना इस 5 का सेट है। इसका मतलब है 2 गुणे 2 एक सेट है, गुणा ये 2 का सेट नहीं है तो मुझे अपने तरीके से इस 2 का गुणा करना पड़ेगा संख्या को वर्ग बनाने के लिए। फिर ये 3 ये सब गुणा में है, इसको वर्ग बनाने के लिए मुझे 1 3 का गुणा और करना चाहिए ताकि 3 का भी वर्ग बन जाए। और लास्ट में ये जो 5 है इसको भी वर्ग बनाने के लिए ये 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे सभी संख्याओं के दिए गुणनखंड अब मेरे वर्ग रूप में है।
इसका सेट है, इसका सेट है, इसका सेट है, इसका सेट है, सभी जब सेट दो के सेट में आ जाते हैं तो संख्या बनने वाली मेरी हो जाती है वर्ग में। और अब इसका वर्ग कितना होगा तो हम देखेंगे। दिए गए संख्या में देख लीजिए 2 का सेट, इस 2 का भी सेट बन गया, इस 3 का सेट बन गया, 5 का 20, ये अब जो कंडीशन बनी है वो पूर्ण वर्ग की है। तो हमने नया पुराना लासा मेरा 120 था, हमने गुणा क्या किया, ये 2 इसका सेट बनाने के लिए, ये 3 इसका सेट बनाने के लिए, ये 3 इसका, 20 5 दिया 15 दूनी 30 का गुणा किया है। तो लासा में हम 30 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3600। अब वह छोटी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और इनसे विभाजित भी है। सवाल ये यही खत्म हो जाता है और ये चैप्टर भी यही खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर के लिए हम लोग वीडियो देखेंगे।